इंटरस्टेलर क्रिस्टोफर नोलन की बनाई हुई एक जबरदस्त फिल्म है जिसमें समय, अंतरिक्ष और प्यार तीनों का तगड़ा मेल है। और सच बताऊं, अगर फिल्म के आखिरी हिस्से में तुम्हें लगा हो कि भाई ये हो क्या रहा है, तो कोई जज नहीं करेगा, सबका यही हाल हुआ था। तो चलो आराम से इंटरस्टेलर के उस अजीब लेकिन दिमाग खोल देने वाले एंडिंग को समझते हैं। फिल्म में धरती की हालत बिल्कुल खराब हो चुकी है, चारों तरफ धूल की आंधियां चल रही हैं, फसलें उगना बंद हो गई हैं और इंसानों का सरवाइव करना मुश्किल होता जा रहा है। साफ दिख रहा है कि अगर कुछ बड़ा नहीं किया गया तो इंसानियत ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। तभी हमें पता चलता है कि कुछ साल पहले 12 वैज्ञानिकों को शनि ग्रह के पास बने एक रहस्यमयी वर्म होल के जरिए भेजा गया था, ये देखने के लिए कि दूसरी तरफ मौजूद ग्रह इंसानों के रहने लायक हैं या नहीं। कुछ साल बाद एंड्योरेंस नाम का स्पेसशिप मिशन पर निकलता है। इसमें कूपर और ब्रैंड भी होते हैं। इनका प्लान होता है कि उन 3 सबसे उम्मीद वाले ग्रहों पर जाकर देखा जाए कि क्या वहाँ इंसानी कॉलोनी बच सकती है। मतलब अगर एक भी ग्रह सही निकल आया तो इंसानियत बच सकती है। जब ये लोग डॉक्टर मैन के ग्रह पर पहुंचते हैं तो मैन पूरा हीरो टाइप बन जाता है। बड़े भरोसे से कहता है कि उसका ग्रह ठंडा जरूर है लेकिन इंसानों के रहने के लिए एकदम परफेक्ट है। वो तो यहाँ तक कह देता है कि दुनिया ठंडी है, सख्त है, लेकिन बहुत खूबसूरत है। लेकिन थोड़ी ही देर में पता चलता है कि भाई ये सब झूठ था। असल में डॉक्टर मैन का ग्रह रहने लायक था ही नहीं। उसे बस ये डर था कि वो वहाँ अकेला मर जाएगा। शुरू में उसने अपने डर को कंट्रोल किया, लेकिन सालों अकेले रहने के बाद वो टूट गया। उसने जानबूझकर गलत डेटा भेज दिया ताकि कोई उसे लेने आ जाए और वो एंड्योरेंस से वहाँ से भाग सके। हालत इतनी खराब हो जाती है कि जब उसे लगता है कि कूपर उसकी सच्चाई पकड़ लेगा तो वो उसे मारने तक की कोशिश करता है। मतलब डर इंसान से कुछ भी करा सकता है। उधर धरती पर कूपर के बच्चे अब बड़े हो चुके होते हैं। उसकी बेटी मर्फ समझ चुकी होती है कि धरती अब रहने लायक नहीं बची। वो नासा में काम कर रही होती है और एक ऐसे गुरुत्वाकर्षण समीकरण पर लगी होती है जिससे पूरी इंसानियत को एक साथ अंतरिक्ष में भेजा जा सके। वो अपने भाई टॉम को समझाने की कोशिश करती है कि अपनी फैमिली को नासा के सीक्रेट बेस पर ले चले, लेकिन टॉम मानता ही नहीं। उसका नासा से भरोसा उठ चुका होता है। उसे बस अपना खेत और घर ही सब कुछ लगता है। मर्फ को लगने लगता है कि अगर अब कुछ नहीं किया गया तो सब मर जाएंगे। मजबूरी में वो बहुत ही सख्त कदम उठाती है और मक्के के खेतों में आग लगा देती है ताकि टॉम बाहर निकले और वो उसकी पत्नी और बच्चे को सुरक्षित जगह ले जा सके। सही है या गलत, ये बहस बाद की है। उस टाइम बस जान बचाना जरूरी था। अब वापस अंतरिक्ष में ईंधन कम पड़ने लगता है और आखिरी उम्मीद होती है ब्लैक होल गार्गेंचुआ। कूपर एक रिस्की प्लान बनाता है। ब्लैक होल की ग्रेविटी का इस्तेमाल करके स्पेसशिप को आगे फेंका जाए, लेकिन दिक्कत ये होती है कि ब्लैक होल के पास समय अलग चलता है। उनके कुछ मिनट धरती पर कई सालों के बराबर होते हैं। इसका मतलब साफ है, अगर ये प्लान अपनाया गया तो कूपर शायद अपने बच्चों को दोबारा कभी नहीं देख पाएगा। फिर भी कूपर ये रिस्क लेता है क्योंकि अब बात सिर्फ उसकी फैमिली की नहीं, पूरी इंसानियत की होती है। स्पेसशिप को हल्का करने के लिए पहले टार्स रोबोट को ब्लैक होल में भेजा जाता है ताकि वो जरूरी डेटा निकाल सके, लेकिन इतना काफी नहीं होता। आखिरकार कूपर खुद को अलग कर लेता है और ब्रैंड को आगे भेज देता है ताकि वो नए ग्रह पर जाकर इंसानों की नई शुरुआत कर सके। वो ये बात आखिरी पल तक ब्रैंड को नहीं बताता क्योंकि उसे पता होता है कि वो उसे रोकने की कोशिश करेगी। जब कूपर ब्लैक होल में गिरता है तब कहानी पूरी तरह अलग लेवल पर चली जाती है। वो मरता नहीं बल्कि एक अजीब सी 5 आयामी जगह में पहुंच जाता है जहां से वो समय को देख सकता है। वहां वो अपनी बेटी के बचपन के कमरे के पल देखता है, खास तौर पर वो दिन जब वो मिशन पर जाने वाला था। वहीं से वो गुरुत्वाकर्षण के जरिए मर्फ तक संदेश भेजता है। यही पता चलता है कि जिन वे की बात पूरी फिल्म में होती रही वो कोई एलियन नहीं बल्कि भविष्य के इंसान ही थे जो समय और आयामों से आगे निकल चुके थे। उन्हीं की मदद से कूपर मर्फ तक जरूरी जानकारी पहुंचाता है और आखिरकार इंसानियत को बचाने का रास्ता खुल जाता है। इंटरस्टेलर में जहां वे कूपर को लेकर आते हैं, वो जगह देखने में एक ऐसी लाइब्रेरी लगती है जो कभी खत्म ही नहीं होती। लेकिन धीरे धीरे कूपर को समझ आता है कि इस पूरी जगह का हर एक हिस्सा असल में एक ही जगह की खिड़की है। उसकी बेटी मर्फ के बचपन का कमरा, हर शेल्फ, हर रास्ता उसी कमरे के अलग अलग पलों से जुड़ा हुआ है। शुरुआत में कूपर को लगता है कि शायद उसे यहाँ इसलिए लाया गया है क्योंकि वो अपनी बेटी को फिर से देखना चाहता था, लेकिन टार्स उसे साफ करता है कि मामला ऐसा नहीं है। टार्स बताता है कि वे लोग असल में 5 आयामी दुनिया में रहते हैं और उन्होंने अपनी उसी दुनिया के अंदर ये 3 आयामी जगह बनाई है ताकि कूपर जैसी इंसानी सोच वाला इंसान उस रियलिटी को समझ सके। मतलब सीधे शब्दों में अगर वो कूपर को अपनी असली दुनिया में लाते तो उसका दिमाग ही उड़ जाता। इसलिए उन्होंने ये लाइब्रेरी बनाई। धीरे धीरे कूपर और टार्स ये भी समझ जाते हैं कि इस लाइब्रेरी के जरिए कूपर सिर्फ देख ही नहीं सकता बल्कि गुरुत्वाकर्षण का इस्तेमाल करके चीजों को हिला भी सकता है, क्योंकि उनकी दुनिया में समय और ग्रेविटी चौथा और 5वां आयाम है। यही वजह है कि कूपर किताबें गिरा सकता है, धूल से संकेत बना सकता है और अलग अलग पलों से इंटरैक्ट कर सकता है। यही कूपर को असली मकसद समझ आता है। उसे यहाँ इसलिए लाया गया है ताकि वो समय में पीछे एक संदेश भेज सके और वो संदेश किसी और के लिए नहीं बल्कि मर्फ के लिए है। तब कूपर को सबसे बड़ा
बड़ा रियलाइजेशन होता है। वो खुद इंसानियत को बचाने वाला हीरो नहीं है, बल्कि उसकी बेटी मर्फ असली की प्लेयर है। ये पूरी लाइब्रेरी सिर्फ इसलिए मौजूद है ताकि कूपर सही समय पर सही तरीके से मर्फ तक वो जानकारी पहुंचा सके जिसकी उसे जरूरत है। उसी वक्त उसे याद आता है कि टार्स ब्लैक होल गार्गेंचुआ के अंदर से जो क्वांटम डेटा निकाल कर लाया था, वही डेटा धरती पर गुरुत्वाकर्षण का समीकरण पूरा कर सकता है। यानी इंसानों को धरती से बाहर निकालने की आखिरी चाबी वही है। कूपर समझ जाता है कि उसे बस एक मैसेंजर बनकर ये डेटा मर्फ तक पहुंचाना है। फिर सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। कूपर को एहसास होता है कि जिन वे को वो अब तक एलियन समझ रहा था, वो असल में एलियन है ही नहीं, वो भविष्य के इंसान है। इतने आगे बढ़ चुके इंसान की समय और आयाम उनके लिए रास्ते जैसे हो चुके हैं। वही भविष्य के इंसान गुरुत्वाकर्षण की मदद से वर्म होल बनाते हैं, नासा की मदद करते हैं और कूपर को ब्लैक होल के असर से बचाते हैं। मतलब इंसान ही इंसान को बचा रहा है, बस टाइमलाइन अलग है। अब सवाल ये बचता है कि इतनी भारी और मुश्किल जानकारी मर्फ तक पहुंचे कैसे। यहीं कूपर वो बात कहता है जो पूरी फिल्म का दिल है, प्यार। वो कहता है कि उसका और मर्फ का रिश्ता कोई इमोशनल चीज भर नहीं है, बल्कि कुछ ऐसा है जिसे महसूस किया जा सकता है, जो हर आयाम से ऊपर है। वही प्यार उसे सही जगह तक ले जाएगा। कूपर फैसला करता है कि वो क्वांटम डेटा उस घड़ी की सेकंड वाली सुई में कोड करेगा जो उसने जाने से पहले मर्फ को दी थी। उसे पूरा भरोसा होता है कि मर्फ किसी न किसी तरह उस घड़ी तक पहुंचेगी, क्योंकि दोनों के बीच का रिश्ता उसे वहां खींच लाएगा। और सच में ऐसा ही होता है। बड़ी मर्फ अपने बचपन के कमरे में लौटती है और उसे समझ आता है कि बचपन में जो भूत उससे धूल के जरिए बात करता था, वो कोई और नहीं बल्कि उसका पिता था। जैसे ही वो घड़ी देखती है और डेटा समझती है, गुरुत्वाकर्षण का समीकरण पूरा हो जाता है और इंसानियत बच जाती है। कूपर का काम पूरा होते ही वो लाइब्रेरी ढहने लगती है, क्योंकि उसका मकसद पूरा हो चुका होता है। कूपर बेहोश हो जाता है और बाद में उसकी आंख खुलती है शनि ग्रह के पास घूम रही एक स्पेस कॉलोनी में। समय के फर्क की वजह से धरती पर कई दशक बीत चुके होते हैं, लेकिन कूपर के लिए बस कुछ ही घंटे गुजरे होते हैं। वो अपनी बेटी से आखिरी बार मिलता है और फिर ब्रैंड के पास निकल पड़ता है, उस ग्रह की ओर जहां इंसान नई शुरुआत करने वाले हैं।